फिल्म बनाना हार्ड है और अच्छी फिल्म बनाना उससे भी हार्ड। फिर भी कुछ ऐसी यूनिक फिल्म मिल जाती है जिसे एक बार देख लो तो ना उससे पहले ना उसके बाद वैसा कुछ देखने मिलता है। तो आज मैं लेके आया हूँ ऐसी 4 यूनिक फिल्म्स जिसने भी देखा है वो कभी भूला नहीं होगा और जो एक बार देख लेगा उसके होश उड़ जाएंगे। तो ये रही वो 4 सबसे यूनिक फिल्म्स। इस लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए सबसे बेस्ट है ये सन की और यूनिक फिल्म जो अपने यहाँ की ही है। लीजो का नाम तो कई लोगों ने सुना होगा और नहीं सुना है तो पता नहीं क्या कर रहे हो। ये आदमी किसी भी चीज से सिनेमा बना सकता है, भैंस से लेके पिग और कई सारे लुक्खे गैंगस्टर, कुछ भी दे दो इसे बन जाएगा। जल्लीकट्टू इसकी बहुत यूनिक और सबसे फेमस फिल्म है, पर उसकी बात नहीं करने वाले। आज देखेंगे मेरी पर्सनल फेवरेट फिल्म ईमा यू। जिसने भी ये फिल्म को देखा है वो जानता है ये सिर्फ फिल्म नहीं है, पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है। स्टोरी इसकी एकदम मिनिमल है, सिर्फ एक दिन या उससे भी कम टाइम की स्टोरी है। इसमें एक बंदा जिसे अपने पापा का ऐसा फ्यूनरल करना है कि सारे लोग याद रखेंगे, और फिर क्या अचानक से वो टाइम आ जाता है और जो कुछ भी बुरा हो सकता है एक के बाद एक सब होने लग जाता है। इंटरस्टेलर का मर्फीज लॉ उसका यही मतलब है। भैया मैं तो खुद बर्बाद हो गया साला, मेरी तो खुद जिंदगी लुट चुकी है। तो स्टोरी इतनी सी है, मुझे तो लगता है एक पेज पे लिख के खत्म कर दिया होगा, पर उसके बाद जो एग्जीक्यूशन है, एक के बाद एक जैसा सीन है, तुम लोग देखोगे तो लगेगा ही नहीं कि ऐसी फिल्म कभी देखे हो। लीजो ये एक्सपीरियंस कुछ फिल्म मेकिंग टेक्निक से करता है। जैसे सबसे पहले इसका विजुअल देखो, बहुत सारे कंटिन्यूअस सीन है और उसमें तो ये एक्सपर्ट ही है जिसने अंगमली डायरीज देखा है, एंड का 10 मिनट का कंटिन्यूअस सीन था। यहाँ पर भी ओपनिंग होते ही कम से कम 4 मिनट तक ये एक स्टिल शॉट रखा हुआ है, जिससे ये पता लग जाएगा कि स्लो बिल्डअप है, आगे कुछ खतरा आने वाला है। 5-10 मिनट के वनर तो लीजो ऐसे ही फेंक दिया इसमें। और इसका साउंड डिजाइन, म्यूजिक का इतना कम यूज किया है इसमें, जिस सीन में भी है कहीं ना कहीं बैंड बाजा बजते दिख जाएगा। कुछ सीन में तो लगता है कि वहीं बारिश में तुम खुद खड़े हो, और एक्टिंग वो तो दिखती नहीं है, ऐसा लगता है कोची के किसी कोने में जाके डॉक्यूमेंट्री शूट कर लिया है। इतना रियल और नेचुरल एक्टिंग बहुत कम फिल्म में देखने मिलता है। धीरे धीरे जैसे इस फिल्म में खतरा बढ़ते जाता है, लगता है ये सारे असली दरिंदे हैं। अपना लीजो भी अपने कैरेक्टर्स जैसा ही दिखता है, आंखों में दरिंदगी है। बस इसमें एक गलती थी, अगर ये फिल्म A24 की होती तो पक्का 5-6 ऑस्कर इसे मिल गए होते। वहाँ एंड में आग तो यहाँ पानी दिखा। लास्ट में इसकी एंडिंग जो दिमाग का झोपड़ा कर देगी, और मैं इसको स्पॉइल नहीं करने वाला हूँ, पर ये बता देता हूँ कि एंड आने तक तुम लोग गैस नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है, और देख लेने के बाद खुद के फ्यूनरल का इंतजाम कर लोगे। तो कल को अगर मेरी डार्क सीरीज पर दिख जाए तो हैरान मत होना। ईमा यू देखने के बाद ये लो 2 ऑनरेबल मेंशन, चुरुली और नान पकाल नीरता राजा। दूसरी फिल्म है क्रिस्टोफर नोलन की, जिसकी आप फिल्म समझ जाओ तो उसे बहुत प्रॉब्लम है, इसीलिए वो ऐसी बनाता है कि दिमाग का झोपड़ा हो जाए। वो फिल्म बनाता है कि पजल ये बताना मुश्किल है, स्पेस टाइम ये सब तो ठूस के रख देता है। इस फिल्म में उसने मेमोरी को तोड़ मरोड़ के रख दिया, जो कि है ये, अरे मेरा मतलब मेमेंटो। इस फिल्म को नोलन ने अपने भाई की स्टोरी पे बनाया था, 9 मिलियन का बजट, और ये उसके करियर की सिर्फ दूसरी फिल्म थी। दूसरी फिल्म में ही इसने स्क्रीन राइटिंग के और फिल्म स्ट्रक्चर के सारे रूल तोड़ दिए। फिल्म को एंड से स्टार्ट कर दिया, स्टार्टिंग पे खत्म किया। 2 पैरेलल टाइमलाइन चलती रहती है, एक रिवर्स में चलेगी, एक फॉरवर्ड चलेगी। रिवर्स वाली कलर में रहेगी और जो सीधे जा रही है वो ब्लैक एंड व्हाइट में रहती है। एक बार आप देखने बैठोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा और ये लगेगा कि ये तो सिर्फ दिखावे के लिए गिमिक करके रखा है, पिक्चर में इसका कोई यूज नहीं है। मगर ये स्ट्रक्चर नोलन ने सोच समझ के रखा है, हम लोग को कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव में डालने के लिए, जो कुछ भी चीज तुरंत भूल जा रहा है। इसलिए ये सीन कहाँ से स्टार्ट होता है वो अगले सीन में जाके पता लगता है, मतलब पहले मतलब आगे पीछे। समझ गए ना तुम लोग किस तरीके से काम कर रहा है। इसका स्ट्रक्चर इतना यूनिक है कि अपने यहाँ इस फिल्म को छापने वाले भी सिर्फ स्टोरी का आइडिया लेके उसे तोड़ मरोड़ के फिल्म बना दिए। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, मगर स्ट्रक्चर छाप नहीं पाए। मुझे गलत मत समझना, मुझे भी गजनी बहुत पसंद है, आमिर वाली। ये पूरी बॉडी बनाई हुई है, 6 पैक, ऊपर से 2 मांग। इधर लिखा हुआ, इधर लिखा हुआ, इधर लिखा हुआ, इधर लिखा हुआ, हर जगह लिखा हुआ है। अबे आदमी है कि नोटिस बोर्ड। मुर्गा दोस्त की भी क्या गलती, अपने ऑडियंस की अखरोट जैसे दिमाग के लिए तो ये फिल्म आज भी बहुत भारी है। मेरी घर की कहानी बताता हूँ, जब मैं पहली बार मेमेंटो देखा इतना इम्प्रेस हो गया, खुश होके अपने पूरी फैमिली को बैठाया
और फिर बाद में जब मम्मी पापा इन दोनों को दिखाया, खत्म होने के बाद उन लोग का एक्सप्रेशन देख रहा था, लग रहा था मेरा तो खेल खत्म हो जाएगा। पापा का रिएक्शन तो कुछ ऐसा था। नोलन ने 25 पेज की स्क्रिप्ट से ये फिल्म बना दी थी और उसकी पर्सनल फेवरेट फिल्म्स में से एक है ये। जिसको भी आज तक इसकी एंडिंग समझ में नहीं आई, टेंशन मत लो, आज मैं फुल मूड में हूँ। ये अपने पत्नी के रिवेंज के लिए जिसे खोजता रहता है, एंड में पता लगता है कि ये खुद ही वो किलर है। इसने इंसुलिन ओवरडोज से अपनी पत्नी को मार दिया था क्योंकि ये बार बार भूल जा रहा था और इसकी वाइफ को लगा कि अब जीने का कोई रीजन ही नहीं बचा, और ये उस केस को कंटिन्यू रखने के लिए अपने ही फाइल में से कुछ प्रूफ मिटा देता है, एक लूप में घूमते रहता है और किसी ना किसी को किलर बना के मार रहा है। और नहीं मान रहे हो तो ये देख लो, नोलन ने एंड में एक हिंट भी रखा है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। और एक फन फैक्ट, इसमें जितने फोटोज यूज हुए गाय पियर्स ने खुद खींचे थे। वैसे वो ब्रैड पिट खींच देता क्योंकि उसे लेने वाले थे, पर किसी वजह से वो हुआ नहीं। I didn't care. तीसरी फिल्म इतनी यूनिक है कि कई लोग को ये फिल्म भी नहीं लगेगी, पर जिसने एक बार देख लिया वो खुद का, अपने माँ बाप, हर किसी का नाम भी भूल जाएगा, पर इस फिल्म को नहीं भूल सकता। इतनी तड़कती भड़कती बैंड बाजा बजने वाली टाइप की ये फिल्म है, गैस्पर नोए की एंटर द वॉइड। 3 घंटे की फिल्म जिसमें कोई भी कन्वेंशनल फिल्म वाली चीज आप लोग को नहीं मिलेगी। स्टोरी से लेके स्ट्रक्चर, सिनेमेटोग्राफी, साउंड, हर चीज इतना यूनिक है, इतना अलग है। डायरेक्टर ने खुद इसे साइकेडेलिक मेलोड्रामेटिक फिल्म कहा था। फिल्म की स्टोरी बहुत सिंपल है। एक बंदा जो 2 नंबर के काम में इन्वॉल्व रहता है, पुलिस से जैसे आमना सामना होता है वो लोग ठोक देते हैं इसको, इसका खेल खत्म। फिर इसकी आत्मा निकलती है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हर चीज वो देखती है और एंड में जाके उसका पुनर्जन्म भी दिखाया है इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट ये रखा है कि पूरी पिक्चर को फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से दिखाया है। मतलब हम लोग हर चीज देख रहे हैं जो वो बंदा अपनी आंखों से देख रहा है, बिल्कुल उस छपरी ब्लॉगर की तरह जो 24 घंटे अपने ऊपर गोप्रो लगा के घूमते रहेगा और अपने लाइफ का हर एक डिटेल दिखाएगा। उसके बाद और खतरनाक ट्विस्ट होता है इसमें कि हम आत्मा के पर्सपेक्टिव से हर चीज देखते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। यहाँ कोई भी टाइम लीनियर नहीं है, वो कहीं भी आ रही है और जा रही है। समझो इस फिल्म को जैसे ओम शांति ओम बाय टार्कोव्स्की। В кинематографе. Так как в मूजिके это сделал. इस फिल्म को बनाना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। इसके इंट्रो में ही पूरे टीम की हवा टाइट हो गई। जब देखोगे इस तरीके से फ्लैश हो रहा है, हर एक फॉन्ट, हर एक साउंड इफेक्ट अलग अलग तरीके से कस्टम बनाया था। VFX आर्टिस्ट की वाट लग गई थी और कई सारे थिएटर में ये फ्लैश वार्निंग के साथ बताया कि कहीं किसी का एपिलेप्सी ट्रिगर ना हो जाए। ये कोई पहली बार नहीं है कि ये बंदा ऑडियंस की जान के साथ खेला है। जिसने भी देखा है इरिवर्सिबल, वो जानता होगा कि कितनी खतरनाक फिल्म है, जो कि मेरी गैस्पर नोए की पर्सनल फेवरेट है। और ये कैमरा, साउंड, इसके साथ एक्सपेरिमेंट कभी भी कर सकता है, बहुत अलग तरीके से। कभी इसका कैमरा वर्क पूरी तरीके से वॉयलेंट हो जाता है तो किसी फिल्म में एकदम से शांत हो जाएगा और स्टिल रहेगा। और जब इसकी स्क्रीनिंग हुई फिल्म फेस्टिवल में तो पूरी तरीके से एक्सट्रीम रिएक्शन आ रहे थे ऑडियंस के। कुछ को इतनी बेकार लगी कि सीधा वो लोग थिएटर छोड़ के भाग गए और कुछ लोगों को इतनी अच्छी लगी कि कई मिनट तक खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देते रह गए थे। तो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ कि ये फिल्म जाके देखो अगर नहीं देखे हो तो, क्योंकि चाहे ये फिल्म अच्छी लगे या खराब, पर नॉर्मल बिल्कुल नहीं लगने वाली है। और लास्ट में ऐसी साइंस फिक्शन फिल्म जो इतनी यूनिक, स्मार्ट और इंस्पायरिंग है कि सिर्फ बेस्ट साइंस फिक्शन नहीं, कुछ लोगों के लिए तो ये बेस्ट फिल्म ही होगी। देखने के बाद फैंस पागल हो गए। इसे बनाने में साइंटिस्ट को भी इन्वॉल्व किया था और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी ला दी इसने कि फिल्म मेकिंग को चेंज करके रख दिया। और एंडी का सीक्वेंस, जिसके बारे में आज भी सारे लोग बात कर रहे हैं, तो ये फिल्म है कोई और नहीं बल्कि 2001 स्पेस ओडिसी। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। इस फिल्म के रिलीज के बाद साइंस फिक्शन कितना चेंज हो गया है वो क्लियरली दिख रहा है। इसके पहले आई हुई साइंस फिक्शन बहुत ही बचकानी थी या फिर उसमें स्टोरी भर भर के थी, साइंस बहुत कम। और इसके रिलीज के बाद एकदम हार्ड साइंस फिक्शन आने लग गई और इतनी इंस्पायरिंग थी कि आज तक कई सारी फिल्मों को इंस्पायर करते जा रही है। इस फिल्म का सबसे यूनिक पार्ट है इसका स्ट्रक्चर। ये कोई भी नॉर्मल 3 एक्ट स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रही है। एक सिंगल कैरेक्टर, उसकी एक स्टोरी, जर्नी, इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि असली में ये फिल्म दिखाती है एक कॉन्सेप्ट को, थीम को, टाइम को और एवोल्यूशन को। ये फिल्म ये बताती है कि इंसान क्या थे, हैं और क्या आगे जाके बन सकते हैं।
इतनी हैवी चीज को किस तरीके से नॉर्मल स्टोरी स्ट्रक्चर में डालते, इसीलिए ये फिल्म इतनी यूनिक बन जाती है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि इसे लिखा भी गया था रिसर्च पेपर को यूज करके। कोई भी स्टैंडर्ड स्क्रीन राइटिंग टेक्निक ने यूज किया, साइंटिस्ट को बैठा दिया और उसके साथ मिलकर इन्होंने स्क्रिप्ट लिखा, जो कुछ बच्चे 2014 में कर रहे थे शायद। इसे बनाने के टाइम क्यूब्रिक ने सोचा था कि वो अपने करियर की नहीं बल्कि पूरे फिल्म हिस्ट्री की सबसे एम्बिशियस फिल्म बनाएगा, एक भी चीज में कमी नहीं छोड़ने वाला है। और वो पूरा क्लियरली दिखता है। इतने बड़े बड़े उसने रोटेटिंग सेट बनवाए थे, कोई भी सीन देख लो पूरा का पूरा प्रैक्टिकली सब चीज बिल्ड किया हुआ है। तब एक तो सीजीआई भी नहीं था, तो जितने भी विजुअल इफेक्ट वाले सीन देख रहे हो वो सब भी पूरे प्रैक्टिकल है। और सबसे खतरनाक है ये 10 मिनट का स्टारगेट सीक्वेंस, जिसे बिना किसी कंप्यूटर के मदद से बनाया, तो उसके वजह से इसे 6 से 8 महीने लग गए थे बनाने में। और बस ये सब ही नहीं, इसका स्टार्टिंग देख लो, लगभग आधे घंटे तक तो एक डायलॉग भी नहीं है। हमें खाली बंदर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इवोल्यूशन हो रहा था और टेक्नोलॉजी यूज करना सीख रहे थे ये लोग। कई लोगों को ये बोरिंग लगेगा, स्लो लगेगा, हो सकता है सो भी जाएंगे, पर फिर आता है सबसे खतरनाक मैच कट। इतना सब करने के बाद भी जब ये फिल्म रिलीज होती है, ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आई। कई लोगों को ये फिल्म बहुत लंबी लगी, एंडिंग कंफ्यूजिंग और क्रिटिक्स के भी सर के ऊपर से चली गई। और यहाँ तक कि इसका राइटर आर्थर सी क्लार्क खुद इसके स्क्रीनिंग से रोते हुए बाहर आया और क्यूब्रिक को बोला कि मेरी स्क्रिप्ट की इसने वाट लगा दी है। पर आज देखो, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को इसने चेंज कर दिया है, कल्ट क्लासिक बन गई है। अगर ये रिलीज नहीं हुई होती तो आज हम लोग को कितनी सारी बेस्ट साइंस फिक्शन देखने भी नहीं मिलती। इस फिल्म के वजह से कई अमेरिकन तो आज भी ये मानते हैं कि मून लैंडिंग जैसा कुछ हुआ ही नहीं, क्यूब्रिक ने ही वो शूट किया था। ये मून लैंडिंग के 1 साल पहले रिलीज हुई थी। नील आर्मस्ट्रांग अपने क्रू के साथ इस फिल्म को देखा और जब वो लोग मून लैंडिंग करके वापस आए थे तो बता रहे थे बहुत ही ज्यादा सिमिलर एक्सपीरियंस था। मेरे हिसाब से कहीं इनको उसी सेट पे तो नहीं लेके गए थे। जिसने भी ये फिल्म नहीं देखी है देख लो, क्योंकि मैं और कुछ चीजें बताता पर मेरा मामा रेबल किड की वीडियो देख के पता नहीं ये क्या यूनिक चीज कर रहा है।